Assalamu alaikum friends, good evening. Welcome to my channel. Hope so you all will be fine and doing good. Today we are going to discuss about Age of Shakespeare. In previous lecture we have already discussed about Age of Shakespeare or Renaissance period. And some of writers we have already discussed there. Now we are going to discuss the remaining writers. Uh, let's move toward our first writer, that is क्रिस्टोफर मार्लो. कहने से मुराद ये कि बहुत से जो राइटर्स होंगे उनके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे रिमेनिंग राइटर्स हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की. हमने पिछली दफ़ा बात की थी यूनिवर्सिटी वेट्स की कि यूनिवर्सिटी वेट्स कौन लोग थे. ये वो लोग थे जो यूनिवर्सिटीज़ गए थे और तब इन्होंने जो है राइटिंग स्टार्ट की थी. तो जो क्रिस्टोफर मार्लो है इसको क्या है कि वो कहते हैं कि ये एक सन की हैसियत रखता था. तो जो बाकी थे वो इसके इर्द गिर्द घूमने वाले सितारे, यानी मेन जो रोल इस एज में प्ले किया है वो क्रिस्टोफर मार्लो ने किया यूनिवर्सिटी वेट्स में से. तो इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है 1564 से 1593, मतलब बहुत कम एज में जो है इसका मर्डर हो गया था. तो इस वजह से वो कहते हैं कि इन 1587 हिज फर्स्ट प्ले टेम्बरलाइन वाज प्रोड्यूस्ड एंड इट took the public by storm on account of its impetuous force, its splendid command of blank verse, and its sensitiveness of tube beauty. कहते हैं कि मतलब ये पहला प्ले था 1587 में जो उसने लिखा था और इसने जो है एक तूफान मच गया था. लोग इतने ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुए थे. उसने ब्लैंक वर्स में इसको लिखा था और उसने इतने अच्छे से चीज़ों को जो है वो मैनेज किया था कि लोग बहुत ज़्यादा जो है खुश हो गए और उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट किया. फिर इसके बाद उसने लिखा ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. तो डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में लिखा. वो कहता है कि इन विच मार्लो गिव एन ओल्ड मेडिवल लेजेंड टू अ रोमांटिक सेटिंग, द स्टोरी ऑफ द स्कॉलर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल for worldly enjoyment and unlimited power is presented in most fascinating manner. Marlowe's Faustus is the genuine incarnation of Renaissance spirit. वो कहता है कि जो ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स है उसमें क्या था कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स था वो बड़ा जो है उसके पास नॉलेज था, लेकिन उसकी क्वेस्ट जो है नॉलेज के लिए वो बहुत ज़्यादा थी. मतलब क्वेस्ट मतलब लस्ट आप कह सकते हो कि वो चाहता था मेरे पास और जो है नॉलेज आए, मेरे पास और नॉलेज आए. वो नॉलेज के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स इतना पैशनेट था कि उसने अपनी जो सोल है वो डेविल को, मतलब शैतान को बेच दी थी 24 साल के बदले. उसने शैतान के साथ जो मतलब मुआहदा किया था तो उसे क्या उसने अपने ब्लड से लिखा था कि जो है वो 24 साल के लिए जो चाहे वो कर सके डॉक्टर फॉस्टर्स, और 24 साल बाद वो अपने आप को जो है शैतान के हवाले कर देगा, वो जहाँ चाहे उसे ले जाए. तो मतलब वो कहता है कि मतलब अगर इस ट्रॉमा को देखा जाए तो ये सही स्पिरिट है रिनाइसेंस की. ये दिखाता है कि कैसे चेंज आए, कैसे लर्निंग के लिए कोई पैशनेट हो सकता है, किस तरह से वो इसको जो है रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद उसने जी ऑफ मार्टा लिखा था. वो कहता है कि मार्लोस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एलिज़ाबेथन ड्रामा वर ग्रेट. उसका मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा है एलिज़ाबेथन ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो का. ही रेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू अ हायर लेवल. उसने इसका लेवल को इंक्रीज़ किया. इसमें आम लोगों, इससे पहले जो क्रिस्टोफर मार्लो से पहले ट्रेजिडीज़ लिखी जाती थी वो हमेशा नोबिलिटीज़ की, मतलब हाई क्लास की, एलीट क्लास की लिखी जाती थी. जो क्रिस्टोफर मार्लो है इसने कॉमन मैन की ट्रेजिडी को इंट्रोड्यूस कराया था. He introduced heroes who were men of great strength and vitality, possessing the Renaissance characteristics of insatiable spirit of adventure. क्या है कि उसने जो हीरोज़ इंट्रोड्यूस कराए थे वो मतलब उनमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत थी, उनमें बड़ी अच्छी अच्छी खूबियाँ थी और रिनाइसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर थी. मतलब वो किस चीज़ के लिए अगर पैशनेट हो जाते थे तो उसको करके दम लेते थे. He gave life and reality to characters and introduced passions on stage. उसने दिखाया किस तरह से हम अपने इमोशंस को जो है स्टेज पे उसने रिप्रेजेंट करके दिखाया था. He made the blank verse supple and flexible to suit the drama and thus made the work of Shakespeare in this respect easy. वो कहते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हो कि जो क्रिस्टोफर मार्लो था उसने एक जो है वे पेव किया था, एक रास्ता हमवार किया था. किसके लिए? शेक्सपियर के लिए. शेक्सपियर ने पहले उसी को फॉलो करना शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता शेक्सपियर ने अपने बारे मतलब खुद से प्ले लिखने शुरू किए.
ही गेव कोहेरेंस एंड यूनिटी टू द ड्रामा विच इट वॉज फॉर्मली लेकिंग। इससे पहले क्या होता था कि ड्रामा जब लिखे जाते थे उनमें कोई कोहेरेंस, कोई यूनिटी नहीं होती थी, मतलब कभी कहीं पे हो रहा है, कभी कहीं पे हो रहा है, कभी कोई टाइम है, कभी कोई टाइम है। लेकिन जब क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखना शुरू किया था तो इसने कोहेरेंस मतलब एक तरतीब से एक सीक्वेंस में इवेंट स्टार्ट होते थे और स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलते थे। फिर इसने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन वो मतलब इसमें सारी आ रही थी। He also gave beauty and dignity and poetic glow to the drama. In fact, he did the pioneering work on which Shakespeare built the grand edifice. वो कहता है कि अगर कहा जाए दर हकीकत क्या है कि ये पायनियर था। पायनियर कौन होता है? जो बुनियाद रखता है। तो इसने जो है एलिज़ाबेथन ड्रामा की बुनियाद रखी थी, जिसपे जो है फिर बाद में शेक्सपियर ने खूबसूरत इमारत जो है खड़ी कर दी थी। Thus he has been rightly called the father of English dramatic poetry. यही वजह है कि क्रिस्टोफर मार्लो को ड्रामेटिक पोइट्री का फादर कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद ही हमारे पास दूसरा बड़ा राइटर आ जाता है शेक्सपियर। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1564 टू 1660, मतलब 1616। तो वो कहता है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एलिज़ाबेथन ड्रामेटिस्ट वाज शेक्सपियर इन हुज हैंड द रोमांटिक ड्रामा रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। कहते हैं कि एलिज़ाबेथन ड्रामेटिस्ट में जो शेक्सपियर है, जो रोमांटिक ड्रामा है, वो इसके दौर में अपने अरूज पे पहुंचा है। एज वी डोंट नो मच अबाउट हिज लाइफ, अगरचे हम उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, इट इज़ सर्टेन दैट ही डिडंट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एज अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ पीरियड हैड। His stupendous achievements are an enigma to all scholars up to the present day. कहते हैं कि मतलब अगर देखा जाए उसके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, वो कभी स्कूल नहीं गया था, मतलब उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो स्कूल की फ़ी पे कर सकता, वो गलियों में फिरता था, एक कॉमन मैन था। और मतलब उसने क्या है कि इतनी ज़्यादा तरक्की की, वो सारी तरक्की क्या है कि उसने अपने बलबूते पे की, खुद उसने ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। कहता है इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री हाउ अ कंट्री बॉय पुअर एंड अनएजुकेटेड हु केम टू लंदन इन सर्च ऑफ फूड, सॉरी यहाँ ऑड नहीं फूड होना था, फूड जॉब टू स्क्रैप अ लिविंग कुड रीच सच हार्ट्स इन ड्रामेटिक लिटरेचर। वो कहता है ये बात तो अभी भी एक राज ही बनी हुई है कि किस तरह से एक गरीब लड़का जो है, जो तालीम याफ्ता भी नहीं था, वो लंदन में खाना कमाने और जॉब की तलाश में आया था। तो कचरे पे वो अक्सर अपना गुजारा करता था कि वो लिटरेचर में इतनी जो है बुलंदी तक कैसे पहुंच गया। तो ये अभी तक वो कहते हैं एक राज है। इन डोंट विद अ मार्वेलस इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माइंड ही कुड पुट न्यू लाइफ इनटू ओल्ड फेमिलियर स्टोरीज एंड मेक देम ग्लो विद डीपेस्ट थॉट्स एंड टेंडरनेस फीलिंग्स। वो कहता है कि उसके पास एक इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी थी, उसका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तख्लीकी था कि वो जो पुरानी स्टोरीज़ देखता था वो उनकी डेप्थ में जाता था, उनको मतलब सोच के उसको इन्हांस करता था, उसमें फीलिंग्स को शो कराता था और एक नया वर्क बन जाता था। फिर वो कहता है कि देयर इज़ नो डाउट that Shakespeare was a highly gifted person, but without proper training he couldn't have scaled such heights. कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो शेक्सपियर है उसके पास जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बड़ा तोहफा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, लेकिन वो कहते हैं कि बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के वो कहीं भी नहीं जा सकता। ही मस्ट हैव अंडरगॉन प्रॉपर ट्रेनिंग, उसे भी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ी। पहले वो क्या था कि फर्स्ट एज एन एक्टर उसने काम करना शुरू किया, फिर सेकंड एज अ रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्ले। सेकंड में उसने क्या किया कि जो प्ले पहले से लिखे होते थे उनको रिवाइज किया, थोड़ा मॉडिफाई करके। और थर्डली क्या, लास्ट एज एन इंडिपेंडेंट ड्रामेटिस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद ड्रामेटिस्ट बन गया। उसका जो राइटिंग पीरियड है वो 4 दौर में गुजरा है, मतलब 4 डिफरेंट जॉनरास हैं, तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये पहला जो था ये मतलब इसने ओल्ड जो प्लेस थे उनको रिवाइज करना शुरू किया था, जैसे हेनरी सिक्स है, टाइटस एंड्रोनियस है, लव्स लेबर लॉस, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रिचर्ड थर्ड, रोमियो एंड जूलियट। मतलब अभी वो पुराने वर्क को रिवाइज कर रहा था उसको लिखते हुए, मतलब ये उसका एक्सपेरिमेंटल दौर था। उसके बाद जो सेकंड था वो 1594 से 1600 था। वो कहते हैं दिस सेकंड पीरियड बिलोंग शेक्सपियर्स ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्ले, मतलब क्रॉनिकल हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्ले थे वो उसने लिखे और कॉमेडीज लिखी थी। इसमें जो है रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ, उसका हेनरी फोर्थ का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 5 उसने लिखा। द टाइमिंग ऑफ यू, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये उसका सेकंड फेज था। जो थर्ड फेज था
ये वो कहता है इसमें उसने बहुत ग्रेट ट्रेजेडी, सॉम्बर और बिटर कॉमेडीज लिखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी की जिसे फील करके एंड पे इंसान फील करता था कि पता नहीं यार क्या हो गया। तो इनमें वो कहता है कि एक सबसे पहले जो है जूलियस सीजर थी, फिर हैमलेट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रिलियस एंड क्रिसिडिया, ओथेलो, किंग लियर, मैकबथ, एंटनी एंड क्लोपत्रा, क्रोलिनियस, टाइमन ऑफ एथनीस। ये इसका थर्ड पीरियड था और यही पीक टाइम था इसकी राइटिंग का। फिर 1608 से 1612 तक जो है इसने क्या है, टू द फोर्थ पीरियड बिलोंग टू द लेटर कॉमेडीज ऑफ ड्रामेटिक रोमांसेस, साइम्बलाइन, द टेम्पेस्ट, द विंटर स्टे। मतलब ये इसने 1608 से 1612 तक लिखा है और यहाँ पे इसकी जो है राइटिंग का एंड हुआ। अभी जो है इसमें हमारे पास बेन जॉनसन है एलिज़ाबेथन एज में, जिसको हमने अभी पढ़ना है। तो लेकिन क्या है कि इंशाल्लाह उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैनेज करेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये अभी भी ये वाली एज जो है हमारी टू बी कंटिन्यूड है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू।